फैमिली कोर्ट के क्लर्क ऑफिस में तलाक लेने जाते समय मुझे अचानक अपनी पत्नी के मन की बातें सुनाई देने लगीं। मेरी ठंडी और हमेशा शांत रहने वाली पत्नी ने मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेकिन अगले ही पल एक नरम और रूठे हुए अंदाज वाली लड़की की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। हबी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अगर मैं कह दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हम आज नहीं जा सकते? हबी प्लीज मुझे मत छोड़ो। मेरे जैसी गोरी लंबी टांगों वाली खूबसूरत लड़की को अगर तुम छोड़ दोगे तो जिसे भी मैं मिलूंगी वो मुझे तुम्हें वापस नहीं करेगा। मैंने जोर से ब्रेक लगा दिए और सामने वाली कार से टकराते टकराते बचा। मैंने अनिश्चित नजरों से क्लोई बेनेट की तरफ देखा। वह जरा भी नहीं हिली, उसकी पलकों तक में कोई हरकत नहीं हुई। वह संगमरमर की मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर थी। ये जरूर मेरा भ्रम होगा। मैंने चुपचाप निगलते हुए सावधानी से पूछा, अगर हमारा तलाक हो गया तो इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? क्लोई ने आखिरकार खिड़की से नजर हटाई। उसने मेरी तरफ देखा और सपाट आवाज में कहा, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके मन की आवाज पटाखों की तरह मेरे दिमाग में लगातार फूट रही थी। मैं झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। हमारे सर्कल में एक समझौता है, वहाँ तलाक नहीं होते, सिर्फ विधवाएं होती हैं। अगर हबी सच में मुझे तलाक दे देंगे तो मैं फांसी लगा लूंगी। हबी के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे हबी की बाहों में रहना है। ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं था। उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिले थे, फिर भी उसकी हर बात ऐसे साफ सुनाई दे रही थी जैसे उसने मेरे कान में चिल्लाकर कही हो। शायद क्लोई को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अचानक मेरी आंखों में देखा, कुछ सेकंड झिझकी, फिर धीरे से बोली, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम तलाक की बात किसी और दिन कर सकते हैं? तुमने कह दिया क्लोई, आखिरकार कह ही दिया। हबी, हाँ बोल दो, चलो घर चलते हैं और शादीशुदा ही रहते हैं। मैं हबी के बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं शरारती बन सकती हूँ, चिपकू बन सकती हूँ, क्यूट बन सकती हूँ या स्वीट भी। शियर टाइट्स, व्हाइट स्टॉकिंग्स, फिशनेट्स, हबी को जो पसंद होगा मैं वही पहनूंगी। उसके मन की बातें सुनकर मेरी कनपटियां धड़कने लगीं, लेकिन उसके उस छोटे से चेहरे को इतना शालीन बनने की कोशिश करते देखकर न जाने क्यों मैं मान गया। ठीक है, अभी के लिए घर चलते हैं। क्लोई की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने के लिए सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। घर लौटते समय कार में पहले जैसी डरावनी खामोशी नहीं थी। अब मैं साफ साफ उसके दिमाग में बेसुरी धुन पर गुनगुनाता हुआ गाना सुन सकता था। हबी हबी हबी, बार बार, इतनी मीठी आवाज में कि सुनकर अजीब सा लग रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही पत्नी को लगभग जानता ही नहीं था। सबकी नजरों में वह एक शालीन और दूर दूर रहने वाली प्रोफेसर थी। कौन सोच सकता था कि उसके दिमाग के अंदर एक बातूनी तोता और एक रोने धोने वाली छोटी सी बच्ची रहती है। हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। हमने सोचा था कि शादी के बाद प्यार अपने आप हो जाएगा, लेकिन हम दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे और उसकी बर्फ जैसी ठंडी पर्सनैलिटी ने भी कोई मदद नहीं की। हम पति पत्नी से ज्यादा रूममेट्स की तरह रहते थे। हमारे बेडरूम भी अलग थे। घर के अंदर भी हम एक साथ नहीं चलते थे, बल्कि एक के बाद एक अंदर आते थे। क्लोई ने अपने जूते बदले और बोली, कूली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे, मुझे देखना होगा कि हबी को खुश कैसे किया जाए। मैंने अपनी स्टॉकिंग्स कहाँ छिपाई थी? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। हबी को हमेशा इतनी ठंडी और दूर रहने वाली लड़कियां ही क्यों पसंद आती हैं? बिल्कुल आइस क्वीन जैसी। मैं क्यों नहीं? मुझे खुश करना तो कितना आसान है, और मैं तो बहुत पैशनेट भी हूँ। मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए गुस्सा होती हूँ, फिर तुरंत वापस हबी को प्यार करने लगती हूँ। मैं दरवाजे पर ही खड़ा पूरी तरह हैरान रह गया। उसे किसने बताया कि मुझे बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पसंद हैं? ये तो बिल्कुल झूठ है। फिर भी उसके इस जबरदस्त अंतर ने मुझे क्लोई में पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया। सबसे जरूरी बात, उसके मन की आवाज का लहजा। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसे मुझसे कोई भावना ही नहीं थी? हमारे बीच जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी थी। दुर्भाग्य से क्लोई पूरे दोपहर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वह इतनी दूर थी कि मैं उसके मन की बातें नहीं सुन पा रहा था। मैंने कहा, मुझे एक क्लाइंट के साथ डिनर है। अंदर से हमेशा की तरह उसकी ठंडी आवाज आई, ठीक है, हबी फिर मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे। वो हमेशा क्लाइंट्स से मिलने चले जाते हैं। क्या उनके क्लाइंट्स मुझसे ज्यादा सुंदर हैं? शायद मैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पाती, इसलिए हबी मुझे तलाक देना चाहते हैं। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई हैं। मुझे जल्दी से उन पर बर्फ लगानी होगी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया और उलझन में पड़ गया। जिस क्लोई को मैं जानता था वह हमेशा शांत और संयमित रहती थी। उसे बहुत कम ही कभी भौहें सिकोड़ते देखा था। रोना तो बहुत दूर की बात थी। किसने सोचा होगा कि वह इस बात पर छिपकर रोती होगी। क्लाइंट के साथ काम खत्म करके मैं सीधे घर लौट आया। नहाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा। मेरे दिमाग में पूरी तरह उलझन थी। क्या हमारा सच में तलाक होने वाला था या नहीं? मुझे कभी भी बातें अधूरी छोड़ना पसंद नहीं था। तलाक से पहले मुझे क्लोई से एक बार खुलकर और ईमानदारी से बात करनी ही थी। मुझे जानना था कि वह सच में क्या सोचती है। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाओ। मैं उठकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखा। क्लोई वहां खड़ी थी।
वह अभी अभी नहाकर आई थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके शरीर पर हल्की सी नमी अब भी थी। उसकी हमेशा चमकती हुई हल्की ऊपर उठी आंखें अब झुकी हुई थीं और उनके कोने लाल थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, क्या तुम जरा देख सकते हो? उसकी आवाज आज सामान्य से कहीं ज्यादा नरम थी और उसमें हल्की सी झिझक भी थी। हबी, मुझे मना मत करना, मैं सच में रो पड़ूंगी। मैं पूरी रात इसकी तैयारी करती रही हूँ। यहाँ आने की हिम्मत जुटाने में मुझे बहुत समय लगा। मैंने कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक मुलायम चीनी मिट्टी जैसी सफेद हथेली अचानक मेरे कंधे पर आकर टिक गई। हॉस्पिटल नहीं, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। बस हबी, मुझे ऐसे मत देखो, मेरा दिल तो सीने से बाहर निकलने वाला है। मैं बहुत नर्वस हूँ। आज ये इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं? हबी, मेरे पूरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा रगड़ सकते हो? जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन की आवाज भी अचानक रुक गई हो, हवा तक जम गई थी। अगले ही पल क्लोई का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके गालों से शुरू हुई लाली उसके कानों तक फैल गई। उसने अपने होंठ भींच लिए और कुछ बोल ही नहीं पाई। ओह नहीं, मैंने ये जोर से क्यों बोल दिया? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्लोई, तुम कितनी बेवकूफ हो। मैंने उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम इसका कोई मतलब समझाना चाहोगी? मैं फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने पर रख दिया। बस, मेरे सीने में जकड़न महसूस हो रही है, थोड़ा रगड़ दोगे तो शायद ठीक हो जाएगा। हिम्मत वालों का साथ किस्मत देती है। अब जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो डर किस बात का? रबिट, हबी, बस ऐसे खड़े मत रहो। मेरा हाथ उसकी मुलायम त्वचा पर टिक गया और अनजाने में धीरे धीरे हिलने लगा। अगले ही पल क्लोई ऐसे कांप उठी जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उसकी त्वचा पर हल्का गुलाबी रंग फैल गया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के पोर भी कांप रहे थे। मैंने कहा, मुझे लगता है सीने की जकड़न शाओयाओ पिल्स से ठीक हो सकती है, मैं ला कर देता हूँ। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि क्लोई ने घबरा कर मुझे रोक लिया। शायद उसने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और हम दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। वह मेरे ऊपर आ गिरी। उसकी नाक लगभग मेरी ठुड्डी को छू रही थी। इस अफरा तफरी में उसका हाथ मेरे एब्स पर फिर गया। हे भगवान, 6 पैक एब्स कितने शानदार लग रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी अच्छे काम किए हैं। सिर्फ एक बार छू लेने से क्या हो जाएगा? इतना भी ज्यादा नहीं है ना? बस एक बार और छू लूं। मैंने कहा, पहले मेरे ऊपर से हटो, तुम्हारी वजह से अब मेरे सीने में भी जकड़न होने लगी है। जैसा मैंने सोचा था, क्लोई सिर्फ अपने दिमाग में ही बहादुर थी। वह घबराकर तुरंत उठने लगी। सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। उसे इतना घबराया देखकर मैंने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी कमर को छुईं, क्लोई का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। फिर अगले ही पल उसकी सारी ताकत जवाब दे गई और वह फिर से मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो यकीन करना मुश्किल है कि तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बात वैसी नहीं है। मेरी कमर को ऐसे मत छुओ, वहाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। उसके लाल हुए कान देखकर मैं उसे थोड़ा और छेड़ना चाहता था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके मन की आवाज फिर शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने उसके एब्स छू लिए। मैं कितनी खुश हूं। मेरी कमर में इतनी गुदगुदी हो रही है, लेकिन कितना अच्छा भी लग रहा है। हबी के हाथ कितने खूबसूरत हैं। काश वो मुझे ऐसे ही छूते रहे। क्लोई, अपने आप को संभालो। तुम कितनी परवर्ट हो। अब तक मेरे सामने उस ठंडी और दूर रहने वाली प्रोफेसर की पूरी इमेज टूट चुकी थी। करीब 2.5 मिनट बाद हम दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। क्लोई अभी भी सीधा चेहरा बनाए हुए थी, जैसे खुद को फिर से शांत और ठंडा दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे की लाली किसी भी तरह जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह बिल्कुल उस छोटी सी बिल्ली जैसी लग रही थी जो खुद को बहुत खतरनाक दिखाने की कोशिश करती है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखती रही, जैसे चाहती हो कि मैं पहले बात शुरू करूं। लेकिन उसके मन की आवाज ने पहले ही सब बता दिया। मुझे हबी से डेटिंग के अलावा किसी और बात पर बात ही नहीं करनी। पिछली बार जब उन्होंने कहा था कि हमें बात करनी है, क्या वो तय कर रहे थे कि मुझे अपने पास रखें या नहीं? मुझे कुछ ज्यादा सेक्सी पहनकर आना चाहिए था। कितना बड़ा मौका बर्बाद हो गया। मैंने धीरे से कहा, जब मैंने तलाक की बात की थी, तुमने बहुत आसानी से मान लिया। मुझे लगा था कि तुम्हें भी हमारी शादी में कुछ गलत लग रहा होगा। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तो कोई समस्या नहीं लगती। शादी से पहले जैसा तय हुआ था, हम वैसे ही रह रहे हैं। बल्कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम तलाक क्यों चाहते थे। लेकिन उसके मन की आवाज ने फिर सारी गंभीरता खत्म कर दी। हबी तलाक क्यों चाहते हैं? क्या बाहर कोई टेम्पट्रेस है?
कौन सी चुड़ैल मेरे हबी को मुझसे छीन कर ले गई? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? क्या उसका फिगर मुझसे बेहतर है? क्या वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? क्या वो मुझसे भी अच्छी तरह बर्फ जैसी ठंडी बनने का नाटक कर सकती है? मैं तो सिर्फ नाटक करती हूँ, लेकिन मेरा नाटक कितना रियल लगता है। मैंने माथा पकड़ लिया। उसकी लगातार चलती बातों से मेरी कनपटियां फिर धड़कने लगीं। आखिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, बस 1 सेकंड के लिए चुप रहो। जैसे ही मैंने यह कहा, पूरी दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। क्लोई हड़बड़ा गई। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगले ही पल उसके मन की आवाज फिर लौट आई, लेकिन इस बार उसमें उत्साह भरा हुआ था। हबी जब गुस्सा होते हैं तब भी कितने हैंडसम लगते हैं। पता नहीं मुझे अचानक उनके सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें मास्टर क्यों बुलाने का मन कर रहा है। क्लोई, तुम सच में बहुत परवर्ट हो। लेकिन हबी ने जो कहा, शायद वो इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। उसकी यह अजीब सी हॉबी मेरी कल्पना से भी कहीं आगे थी। इस बर्फ जैसी शांत प्रोफेसर के बाहरी खोल के अंदर एक ऐसा दिमाग छिपा था जो सबसे अजीब और अनोखी कल्पनाओं से भरा हुआ था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरे तलाक मांगने का किसी दूसरी औरत से कोई लेना देना नहीं है। शादी से पहले हमने तय किया था कि अगर कुछ साल बाद भी हमारे बीच कोई स्पार्क नहीं हुई तो हम अच्छे से अलग हो जाएंगे। 2 साल से हम दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहे कि पति पत्नी की जगह रूममेट्स की तरह रहने लगे। मुझे लगा था कि तुम भी इस नीरस जिंदगी से थक चुकी होगी, और मैंने सुना था कि हाई स्कूल में तुम्हें अपने एक अपर क्लासमैन पर क्रश था। जैसे ही मैंने उस अपर क्लासमैन का जिक्र किया, क्लोई के चेहरे पर जमी ठंडी और शांत मुखौटे जैसी अभिव्यक्ति टूट गई। जो लाली अभी अभी उसके चेहरे से गायब हुई थी, वह फिर उसकी गर्दन से होते हुए गालों तक फैल गई और उसके कान तक लाल हो गए। उसे इस हालत में देखकर जो थोड़ी सी उम्मीद अभी मेरे दिल में जगी थी, वह भी तुरंत बुझ गई। कोई भी उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर यही सोचता कि उसके दिल में आज भी वही अपर क्लासमैन बसा हुआ है। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मेरे साथ रहने के लिए खुद को मजबूर मत करो। मैं, ईथन हेज, कभी ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता जो किसी दूसरे आदमी से प्यार करती हो। दूसरा आदमी, हबी को जलन हो रही है। मैं कितनी खुश हूँ। कौन दूसरा आदमी? वही अपर क्लासमैन तो तुम ही हो, बेवकूफ। मैं अभी सब कुछ सच सच बता सकती हूँ, लेकिन इस हालत में कितनी बुरी लग रही हूँ। क्या मुझे इसी मौके पर कन्फेस कर देना चाहिए? काश मैंने वो लेस नाइट गाउन पहनी होती। मुझे हर बात का पछतावा हो रहा है। मैं एकदम सन्न रह गया। मैं ही वो अपर क्लासमैन हूँ? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैं क्लोई से 2 साल बड़ा हूँ। वह कॉलेज पढ़ने विदेश गई थी। हम कॉलेज में क्लासमेट्स हो ही नहीं सकते थे। इसका मतलब वह अपर क्लासमैन मिडिल स्कूल या हाई स्कूल का ही रहा होगा, लेकिन उसका चेहरा देखकर भी मुझे उसकी कोई याद नहीं आ रही थी। क्लोई उस समय भी बेहद खूबसूरत रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी याद न हो? मैं उससे पूछने ही वाला था कि तभी क्लोई अचानक खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं था कि जब तुमने तलाक की बात की थी तब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट में समस्या आ गई थी। मैं वहां से निकल ही नहीं पाई। और जहां तक उस अपर क्लासमैन की बात है, वो सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। आज सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तलाक वाली बात, क्या हम उसके लिए अलग से समय निकालकर आराम से बात कर सकते हैं? मैं अभी कन्फेस नहीं कर सकती। बहुत शर्म आ रही है। मुझे कोई रोमांटिक मोमेंट चाहिए जिसमें मैं उन्हें सब कुछ बता सकूं। मैंने उन्हें 3 साल पहले हाई स्कूल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में देखा था और उसी दिन उनसे प्यार हो गया था। उन्हें मेरी बिल्कुल भी याद क्यों नहीं है? उसकी आंखों में छिपी बेचैनी देखकर मेरे मन के संदेह और बढ़ गए, लेकिन मैं जानता था कि अभी उस पर दबाव डालने का सही समय नहीं था। हम दोनों को इस उलझे हुए रिश्ते को समझने और सुलझाने के लिए समय चाहिए था। मैंने कहा, 3 दिन बाद कैसा रहेगा? मैं कल बाहर जा रहा हूँ। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाकर आराम करती हूँ। गुड नाइट। मैंने भी जवाब दिया, गुड नाइट। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मन पूरी तरह उलझा हुआ था। उसके कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद ही मैं धीरे से वापस सोफे पर बैठ गया। मैंने अपनी नाक की जड़ दबाई तो वह ठंडी और दूर रहने वाली प्रोफेसर सिर्फ एक चिपकू और रोने वाली लड़की ही नहीं थी, बल्कि कई सालों से चुपचाप मुझसे प्यार भी करती थी। अब तो यह तलाक हरगिज नहीं होगा। 3 दिन बाद होने वाली हमारी बातचीत वाकई दिलचस्प होने वाली थी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाहर से शांत दिखने वाली क्लोई अंदर ही अंदर खुशी से चीखती हुई अपने कमरे तक भागी थी। मैं सोफे पर बैठा खाली निगाहों से सामने देखता रहा। आज जो कुछ भी हुआ वह किसी सपने जैसा लग रहा था। जब से मैंने क्लोई के मन की बातें सुननी शुरू की थीं, तब से सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। क्या मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? क्या यह सब सच में हो रहा है? लेकिन उसके मन से आती हुई वो प्यारी सी हबी की आवाजें इतनी सच्ची लग रही थीं कि उन्हें झुठलाना मुश्किल था। उधर क्लोई अपने बिस्तर पर इधर उधर लौट रही थी। उसका पूरा शरीर छोटे से भट्ठे की तरह गर्म हो चुका था। क्या ईथन को पता चल गया कि मैं इतने सालों से उनसे चुपके से प्यार करती हूँ? लेकिन रुको, अगर ईथन को पता था कि वही मेरे अपर क्लासमैन हैं, तो फिर उन्हें मेरे किसी और से प्यार करने की बात से परेशानी क्यों हुई? वो फिर भी तलाक पर क्यों अड़े रहे? और उन्हें यह सब पता कैसे चला? उसी पल उस गर्मी की यादें उसके दिमाग में ताजा हो गईं। तुम किस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल के बाद इतनी दूर यहाँ क्यों आ गई?
देख रही हो? उसने गली के मुहाने की तरफ इशारा किया। वो वेस्टफील्ड टेक्निकल स्कूल है। वहाँ के लड़के बहुत बदमाश हैं। आगे से कभी अकेले यहाँ मत आना। कुछ पल रुककर उसने सिर खुजलाया। चलो, तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ दूं या अपने स्मार्ट वॉच से अपने पेरेंट्स को कॉल कर लो। क्लोई वहीं खड़ी रह गई और अपने मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म की तरफ देखने लगी। तभी गली से कुछ लड़के चिल्लाए, ईथन, क्या कर रहे हो? चलो बॉल खेलते हैं। ईथन ने जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर उसने क्लोई की तरफ मुड़कर कहा, सच कहूँ तो मुझे लगता है मुझे कोई खोई हुई बच्ची मिल गई है। पहले इसे पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। उसी दिन क्लोई ने उसका नाम हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। वह चुपचाप ईथन के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। वहाँ तब तक रुकी रही जब तक उसके पेरेंट्स घबराए हुए वहाँ नहीं पहुँच गए। ईथन ने उसे पुलिस ऑफिसर के हवाले किया और फिर भाग गया। उसी दिन से क्लोई के दिल में ईथन नाम का एक लड़का हमेशा के लिए बस गया। तुमने ही तो कहा था कि ईथन को शांत और दूर दूर रहने वाली लड़कियां पसंद हैं। मैंने पूरे 2 साल तक वैसा बनने का नाटक किया, फिर भी उन्हें मैं क्यों पसंद नहीं आई? वो तलाक पर इतने अड़े क्यों हैं? तुमने ही तो कहा था कि ईथन को शांत और दूर दूर रहने वाली लड़कियां पसंद हैं। मैंने पूरे 2 साल तक वैसा बनने का नाटक किया, फिर भी उन्हें मैं क्यों पसंद नहीं आई? वो तलाक पर इतने अड़े क्यों हैं? दूसरी तरफ से मैसेज आया, बेब, मैंने तो पहले ही कहा था कि शायद वो इंटेल गलत था। वैसे तुम लोगों का सच में तलाक हो गया? क्लोई ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और हम वापस आ गए। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश की और अब मैं तुम्हें उसके बारे में मैसेज कर रही हूँ। इससे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि मैं कितनी बुरी तरह फेल हो गई। दूसरी तरफ ओलिविया अपना बोबा लगभग उगल ही बैठी। क्लोई बिस्तर पर मुंह के बल लेटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ था। आज तो उसकी टाइपिंग भी सामान्य से धीमी थी। उन्होंने तो मुझसे यह तक पूछ लिया कि क्या मैं कई सालों से किसी अपर क्लासमैन से प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी का किसी और आदमी से प्यार करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा है ही नहीं, हमेशा से सिर्फ वही थे। ये मैसेज पढ़कर ओलिविया की आंखें फैल गईं। अगर यह किसी रोमांस नॉवल की कहानी होती तो इस गलतफहमी को खत्म होने में पूरे 365 चैप्टर्स लग जाते। उसने जवाब दिया, तो अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? क्लोई ने लिखा, उनके ट्रिप से लौटने के 3 दिन बाद हम बैठकर सब कुछ साफ साफ बात करेंगे। मैं अब और प्रिटेंड नहीं करना चाहती। ये बहुत थका देने वाला है। अगली सुबह मैंने कहा, गुड मॉर्निंग, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आओ खाते हैं। क्लोई ने जवाब दिया, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए थैंक्स। ब्लैक शर्ट में हबी कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी तो टांगों में जान ही नहीं बची। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ओह नहीं, हबी मेरी तरफ बिना कुछ बोले ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने फिर कुछ गलत बोल दिया? तभी मुझे एहसास हुआ कि वह शियर टाइट्स, व्हाइट स्टॉकिंग्स और फिशनेट्स वाली बात मजाक नहीं कर रही थी। बाहर से इतनी शालीन और दूर रहने वाली प्रोफेसर के अंदर का असली रूप हैरान कर देने वाला था और न जाने क्यों अब मैं उसी का इंतजार करने लगा था। घर से निकलने से पहले मैंने क्लोए की तरफ देखा, कुछ पल झिझका, फिर कहा, मैं चल रहा हूँ। तभी उसने कहा, रुको, तुम्हारी टाई टेढ़ी हो गई है, जल्दी आओ, मैं हबी की टाई ठीक कर देती हूँ। मिरर ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरे हाथ मिरर से बेहतर हैं। लैंडिंग के बाद भी ठीक कर सकते हो। लेकिन उसके मन की बातें सुनते ही मेरे कदम रुक गए। मैंने उसके शांत चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, सॉरी, क्या तुम इसे मेरे लिए ठीक कर दोगी? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक कर देती हूँ। इनकी एक्टिंग तो बिल्कुल खराब है। इनकी खूबसूरत आंखें अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रही। मैंने पहले ये कभी नोटिस क्यों नहीं किया? ये खुद मेरे पास टाई ठीक करवाने आए। टाई तो टेढ़ी थी ही नहीं, इन्हें बस मेरे करीब आने का बहाना चाहिए था। दूसरी लड़कियों को उनके हस्बैंड ट्रिप पर जाने से पहले प्यारा सा हक देकर जाते हैं, मुझे तो खुद ही बहाना बनाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, उनके हस्बैंड मेरे हबी जितने हैंडसम भी तो नहीं हैं। हम दोनों इतने करीब खड़े थे कि मैं उसके मन की हर बात साफ सुन सकता था। कल हक करना कितना अजीब लगता। अभी कुछ ही देर पहले तो हमारा तलाक होने वाला था। मैंने हल्का सा गला साफ किया। उसकी पतली गोरी उंगलियां अनमने मन से मेरी टाई से हट गईं। सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा, ठीक है। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी उसके मन की धीमी सी आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरा इंतजार करना। वाह, हबी कितने स्वीट हैं। उन्होंने कहा, मेरा इंतजार करना। हम अभी एयरपोर्ट पर मिले ही थे कि मेसन हमारे पास आ गया। उसने हंसते हुए कहा, यार, तुम्हारा तो तलाक होने वाला था, फिर तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? फिर वह एक पल रुका और बोला, ओह हाँ, हुआ तो नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो बड़ी अच्छी जानकारी रहती है। मेसन घबराकर हंस पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं यह तो नहीं बता सकता कि आज भी मेरी ओलिविया से बात होती है। हमारा ब्रेकअप हुए कई साल हो गए, लेकिन कांटेक्ट अभी भी है। अगर ईथन को पता चल गया तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उससे भी बुरा, मैंने गलती से ओलिविया को ईथन की पसंद बता दी थी। उसी की वजह से क्लोई पूरे 2 साल तक ठंडी और दूर रहने वाली लड़की बनने का नाटक करती रही। मेसन ने जल्दी से बात बदल दी। क्या तुम सच में उससे तलाक लेने वाले थे? क्लोई जैसी लड़की को पाने के लिए बहुत से आदमी लाइन लगाकर खड़े होंगे।
मैंने अचानक चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। तुम मेरी पत्नी की बड़ी चिंता करते हो। मेसन ने तुरंत हाथ हिलाए। अरे गलत मत समझना, मुझे कोई और पसंद है। फिर उसे जैसे कुछ याद आया। उसने सावधानी से पूछा, क्या इसलिए? क्योंकि मैंने कभी तुमसे कहा था कि क्लोए कई सालों से किसी अपर क्लासमैन से प्यार करती है, इसलिए वो तलाक चाहती है। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कि मैं उसके मन की बातें सुन सकता हूँ, वरना यह गलतफहमी बहुत बड़ी बन जाती। मेसन बोला, ओलिविया ने मुझसे कहा था ईथन से नाराज मत होना। मुझे क्या पता था कि जो जानकारी मुझे मिली थी वो गलत थी। तुम दोनों ने तो सालों से ठीक से बात ही नहीं की थी। मैंने उसकी तरफ देखा। और क्या क्या बताया था तुमने उसे? मुझे अचानक क्लोए की कल वाली बातें याद आ गईं। वह बार बार कह रही थी कि मुझे शालीन और दूर दूर रहने वाली लड़कियां पसंद हैं। मैंने कहा, मुझे तो कल ही पता चला कि लोगों के हिसाब से मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने मेसन को खतरनाक नजरों से देखा। वह घबरा कर बोला, मैंने तो बस उसे बताया था कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। मुझे लगा था कि तुम्हें क्लोई पसंद है। ओलिविया बार बार पूछ रही थी तो मैंने तुम्हारा टाइप बता दिया। मुझे लगा इससे तो तुम्हारी मदद ही होगी। तभी मुझे हमारी ब्लाइंड डेट याद आ गई। उस समय क्लोई ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। मुझे उसे मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता था, लेकिन मैरिज लाइसेंस लेने के बाद उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। फिर उसकी कमर छूने वाली वह गलतफहमी भी। मुझे सच में लगा था कि उसे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तो असली समस्या यहाँ थी। मैंने गहरी सांस ली। दूसरे लोगों को अच्छे विंगमैन और एडवाइजर मिलते हैं, मुझे ही इतना बेकार विंगमैन क्यों मिला? मेसन ने बेचारगी से कहा, तो फिर बता दो ना कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मैंने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, एलिगेंट रिफाइंड आइस क्वीन, यही सब है ना? जब तुमने उस अंडर क्लासमैन को मना किया था तब तुमने कहा था कि तुम्हें इंडिपेंडेंट और अलूफ लड़कियां पसंद हैं। मैंने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मेसन तुम सच में कमाल के दोस्त हो। तुम्हें बहाना और सच्चाई में फर्क तक समझ नहीं आता। मेरी गलती थी ब्रो, तुमने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। मुझे कैसे पता चलता कि वो सिर्फ एक बहाना था? बस यही पूरी गलतफहमी की जड़ मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम दोनों ही थे। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, फिर भी हमने कभी खुलकर एक दूसरे से बात ही नहीं की। उधर क्लोई अपने लैब की तरफ जा रही थी। सच तो यह था कि जब ईथन उसके आसपास नहीं होता था तब क्लोई बिल्कुल सामान्य रहती थी। उसे अलूफ कहना पूरी तरह झूठ भी नहीं था। वह सच में बाकी सबके सामने हमेशा वही ठंडी और दूर रहने वाली छवि बनाए रखती थी। जैसे ही वह लैब में दाखिल हुई, चारों स्टूडेंट्स जो अभी तक एक कोने में खड़े फुसफुसा रहे थे तुरंत सीधे होकर खड़े हो गए और बोले, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। क्लोई ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। मॉर्निंग, बस अब मुझे वो डेटा समझाओ जो तुम लोगों ने सबमिट किया है। सुबह से लेकर दोपहर तक वह लैब में रही। उसने स्टूडेंट्स से उनके डेटा की हर एक गलती बार बार ठीक करवाई। तभी ओलिविया का कॉल आया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि शाम के 6:30 बज चुके थे। उसने बस फोन पर नजर डाली, कॉल नहीं उठाया और फिर वापस काम में लग गई। उसके हाथ तक नहीं कांपे। बहुत देर हो गई है, अब तुम लोग घर जा सकते हो। लैब कोट पहने एमिली ने आदर से पूछा, प्रोफेसर क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगी? नोआ भी तुरंत बोला, हाँ प्रोफेसर, कैंपस के सामने नया बारबेक्यू रेस्टोरेंट खुला है, आज हमारी तरफ से ट्रीट। क्लोई ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, नहीं तुम लोग जाओ, बस उम्मीद है कि अगली बार जो डेटा सबमिट करोगे वो इतना गलत नहीं होगा। उसकी ठंडी नजर चारों पर घूम गई। सबने एक साथ सिर झुका लिया। सॉरी प्रोफेसर, अगली बार ज्यादा ध्यान रखेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। आज रात ओलिविया के साथ बारबेक्यू खाने जा रही हूँ। फिर से हबी की याद आ रही है। काश उनके साथ बारबेक्यू खा पाती। हमारी एडवाइजर कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनसे बहुत डर लगता है। मैंने सुना था प्रोफेसर बहुत यंग हैं, बहुत अचीव्ड हैं और बेहद शानदार भी। मैं तो सोच रहा था कि वो आसानी से घुल मिल जाएंगी। क्या प्रोफेसर अपने हस्बैंड के सामने भी ऐसी ही रहती होंगी? उधर क्लोई ओलिविया की कार में बैठी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सच में लगता है तुम्हारी इंटेल गलत थी। अगर वो मेसन से मिली थी तो ओलिविया ने तुरंत बात काट दी। तुम लोगों का तलाक नहीं होगा। कम ऑन सिस, चलो तुम्हें तैयार करते हैं। क्लोई को ओलिविया पर पूरा भरोसा था। उसके तलाक नहीं होगा कह देने भर से ही उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई। जहाँ तक तैयार करने की बात थी, वह देख लेगी कि वहाँ क्या क्या मिलता है। क्लोई झिझकते हुए बोली, सच में क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कहीं अजीब तो नहीं लगेगा? ओलिविया बिल्कुल भी नहीं झिझकी। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। तुमने कहा था ना कि उसे सिड्यूस करने की कोशिश फेल हो गई। साफ है कि तुमने पूरी कोशिश ही नहीं की। इस बार मुझे तुम्हारे लिए कुछ चुनने दो। क्लोई ने हिचकिचाकर कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? लेकिन उसके कदम ईमानदारी से ओलिविया के पीछे पीछे अंदर चले गए। मुझे बिल्कुल भी तलाक नहीं चाहिए। ईथन से शादी करने में कितनी मुश्किलें आई थीं, अब मैं उन्हें कभी नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ मेरा बिजनेस ट्रिप बिल्कुल आसान नहीं रहा। मुझे बहुत से लोगों से मिलना पड़ा, इसलिए ट्रिप लगभग पूरे 1 हफ्ते तक खिंच गई। इतनी ड्रिंकिंग करनी पड़ी कि लगा जैसे मेरा पेट ही फट जाएगा।
आखिरकार डील सही दिशा में आ गई। मैंने क्लोई से वादा किया था कि लौटते ही हम बात करेंगे, लेकिन मुझे बार बार उसे टालना पड़ा। पहले वह कभी खुद से कांटेक्ट नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन मैंने उसे कॉल करके हमारी तय मुलाकात कैंसिल होने की वजह बताई, उसके बाद से वह हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट भेजने लगी। उसके मैसेजेस अब भी छोटे और सीधे होते थे, जैसे किसी ऐसे इंसान ने लिखे हों जिसे ऐसी बातें करने की आदत नहीं है। फिर भी न जाने क्यों उन्हें पढ़कर दिल गर्माहट से भर जाता था। एक दिन उसका मैसेज आया, क्या मैं इन मैसेजेस से तुम्हें काम के दौरान परेशान कर रही हूँ? अगर ऐसा है तो मैं भेजना बंद कर दूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये अच्छे लगते हैं। इन्हें पढ़कर बिजनेस डिनर्स भी कम परेशान करने वाले लगते हैं। उसके बाद भी वह पहले की तरह रिजर्व्ड रही, लेकिन धीरे धीरे उसने और बातें शेयर करनी शुरू कर दी। सड़क किनारे का सनसेट, लैब में आलस करते कैट्स, यहाँ तक कि कैफेटेरिया के नए डिशेस भी। मैं पूरे 1 हफ्ते लगातार काम में डूबा रहा, लेकिन मुझे लगा कि इन 7 दिनों ने हमें उतना करीब ला दिया जितना हमारी 2 साल की शादी भी नहीं ला पाई थी। कुछ दिनों बाद आखिरकार मैं घर लौटने वाली फ्लाइट में बैठ गया। मैंने क्लोए को कुछ नहीं बताया। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मुझे अचानक सामने देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। एयरपोर्ट से निकलकर मैंने सीधा टैक्सी ली और हार्टवेल यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मैं लैब के बाहर खड़ा होकर शीशे के पार अंदर देखने लगा। क्लोई वहां थी। उसके चेहरे पर वही ठंडा भाव था और वह चारों स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। चारों लगभग उसी की उम्र के थे, लेकिन उसकी मौजूदगी के सामने सब पूरी तरह दबे हुए लग रहे थे। उसने सख्त आवाज में कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो नया एडवाइजर मांग लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे कहने की हिम्मत नहीं है, तो मैं खुद स्कूल से बात कर लूंगी। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतनी ठंडी आवाज में बोलते सुना। क्लोए हमेशा बाहर से अलूफ लगती थी, लेकिन उसकी आवाज में कहीं न कहीं हल्की सी गर्माहट हमेशा रहती थी। शीशे के उस पार उसे देखते हुए अचानक मेरे मन में ख्याल आया, शायद मुझे अलूफ औरतें बिल्कुल नापसंद नहीं हैं। अभी इस लैब कोट में पूरे अधिकार के साथ खड़ी क्लोए, वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि नजर हटाना मुश्किल था। नोआ सिर झुकाए उसकी डांट सुन रहा था। तभी उसकी नजर किनारे से बाहर खड़े मुझ पर पड़ी और वह अनायास दोबारा मेरी तरफ देखने लगा। नोआ, तुम क्या देख रहे हो? क्या बाहर कोई डेटा रखा है जिसे तुम्हें चाहिए? क्लोई ने नोआ की नजर का पीछा किया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। आह, हबी वापस आ गए। क्या वो मुझे लेने आए हैं? क्या मैं अभी थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई थी? कहीं हबी को मैं डरावनी तो नहीं लगी? मैं डरावनी नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्वीट हूँ। यह सब इसी नालायक टोली की गलती है। इन्होंने हबी की नजरों में मेरी इमेज खराब कर दी। हमारी आखिरी मुलाकात जो मेरे ट्रिप पर जाने वाली सुबह हुई थी, उसके बाद से 168 घंटे यानी 10,080 मिनट यानी 6,04,800 सेकंड हो चुके थे जब मैंने हबी को आखिरी बार देखा था। मुझे उनकी बहुत 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 याद आई। उसके मीठे मीठे हबी मेरे कानों को फिर से गर्म कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रहा था। ओह नहीं, लगता है उन्होंने मुझे फिर से प्यार में पागल बना दिया है। मैंने हल्का सा सिर हिलाकर क्लोई को इशारा किया कि पहले अपना काम खत्म कर ले। हबी को सामने देखकर क्लोई का स्टूडेंट्स को डांटने का सारा मन ही खत्म हो गया। फिर भी उसने अपने छोटे से चेहरे पर सख्ती बनाए रखी और पूरी कोशिश की कि प्रोफेसर वाला रौब बना रहे। उसने चारों स्टूडेंट्स से कहा, अगर दोबारा ऐसी गलतियां की तो वापस आने की जरूरत नहीं, हमारा समय बर्बाद मत करो। फिर उसने उन्हें जाने का इशारा कर दिया। चारों स्टूडेंट्स ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बचा लिया हो। बाहर खड़े मुझ पर उनकी नजर गई। उन्होंने साफ देखा था कि प्रोफेसर ने जैसे ही इस आदमी को देखा, उनका पूरा अंदाज बदल गया। मैंने बिना किसी झिझक के उनकी तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया, रुको और एक्सपेरिमेंट पूरा करके जाना। तभी चारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और वहां से निकल गए। क्लोई ने अपना लैब कोट उतारा और जल्दी जल्दी बाहर आ गई। मेरे पास पहुंचते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज में हल्की सी माफी थी। सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या तुम प्रोफेसर विटमोर और प्रोफेसर हेज से मिलने आए हो? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाने आया हूँ। हमारी डेट मिस होने के लिए सॉरी। हमने 3 दिन बाद मिलने का तय किया था, लेकिन मुझे उससे कहीं ज्यादा देर लग गई। मेरा हाथ धीरे धीरे उसके गाल की तरफ बढ़ा। उसी पल क्लोई का दिल जैसे एक धड़कन छोड़ गया। उसके मन की लगातार चलती बातें अचानक बिल्कुल शांत हो गईं। हबी की बस इतनी सी हरकत और मैं फिर से उन पर पैदा हो गई। यह ईथन पर पैदा होने की मेरी 999वीं बार है। बस एक बार और फिर 1000 हो जाएगी। लेकिन वो मुझसे प्यार कब करेंगे? इस बार उसके मन में पहली बार हल्की सी उदासी भी थी। मेरा दिल कस गया। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे सच में उसे समझना होगा। हम दोनों कैंपस के पेड़ों के नीचे साथ साथ चलने लगे।
बाहर से सब कुछ बहुत शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। क्लोई की मन की बातें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। वह सच में बहुत बोलती है और उसके दिमाग में तो कितनी अजीब अजीब बातें चलती रहती हैं। मेरे कान फिर से गर्म हो गए जब मैंने उसे मन ही मन यह योजना बनाते सुना कि क्या आज रात फिर से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करे, तो मैं खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाया। डूबते सूरज की रोशनी उसके नाजुक चेहरे पर पड़ रही थी। पूरे ट्रिप की थकान जैसे उसी पल गायब हो गई। डिनर का समय करीब आया तो मैंने पूछा, तुम क्या खाना चाहोगी क्लोई? यह बात अपने मन में 800 बार दोहरा चुकी थी। मैं हबी के लिए खुद मीट ग्रिल करना चाहती हूँ और उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी अच्छी वाइफ मटेरियल हूँ। लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने बस मेरी तरफ देखा और कहा, कूली तुम क्या खाना चाहते हो? क्लोई तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो बोलो। बारबेक्यू बारबेक्यू बारबेक्यू। हबी तुमसे पूछ रहे हैं, तुम फिर से अलूफ क्यों बन रही हो? तुमने तो कहा था कि अब प्रिटेंड नहीं करोगी। मेरा तो खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। मैं अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया और जानबूझकर बोला, अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है तो आज रात बारबेक्यू खाएं, कैसा रहेगा? उसने तुरंत सिर हिलाया। कुछ भी चलेगा। हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। हबी और मैं सच में एक ही वेव लेंथ पर हैं। मैं कितनी खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। मेरा भी मूड हल्का हो गया। मैंने बात आगे बढ़ाई, आज स्टूडेंट्स ने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम इतनी नाराज हो गई? क्लोई अभी तक मन ही मन गुनगुना रही थी, लेकिन मेरा सवाल सुनते ही उसके दिमाग का गाना एकदम रुक गया। उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, बस एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने उन्हें हर स्टेप खुद समझाया। लगभग पूरा काम मैं ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक स्टेप पर सवाल उठाया और मुझसे पूछे बिना उसे बदल दिया। उसी वजह से पूरा डेटा खराब हो गया। उनके सवाल गलत नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले उसे टेस्ट करना चाहिए था, है ना? उसकी जगह वो यही कहते रहे कि वही सही है। वेरीफाई तक नहीं किया। और ये पहली बार भी नहीं हुआ, पिछली कई बार भी साबित हो चुका है कि वो गलत थे और मैं सही थी। हबी ने मुझे चिल्लाते हुए देख लिया। कहीं उन्हें मैं डरावनी तो नहीं लगी? क्या वो मुझसे निराश हो जाएंगे? मैं सच में डरावनी नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्वीट हूँ। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। एकेडमिक रिसर्च मेरा क्षेत्र नहीं था, लेकिन मेरे परिवार के ज्यादातर लोग उसी क्षेत्र में थे, इसलिए मैं उसकी भावना अच्छी तरह समझ सकता था। क्लोई ने धीमे स्वर में पूछा, सॉरी, क्या मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ? मेरी जिंदगी बहुत साधारण है, बस एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च। क्या मैं बहुत बोरिंग हूँ? शायद इसी वजह से हबी मुझे पसंद नहीं करते। उसकी बात सुनकर मैंने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे सच में दिलचस्पी है। मैं तुम्हारे फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा नई चीजें सीखना पसंद रहा है। मेरी बात सुनते ही क्लोई की आंखें चमक उठीं। पहली बार मैंने सच में देखा कि किसी की आंखें सितारों की तरह कैसे चमक सकती हैं। तो उसके दिल की भावनाएं हमेशा से मेरे सामने इतनी साफ थीं, बस मैंने कभी उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं की। कुछ ही देर बाद हम दोनों पास के एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंच गए। ऑर्डर देते समय मेरी बात सुनने के बाद क्लोई पहले से कहीं ज्यादा सहज लग रही थी। उसने मेरी पसंद के कई डिशेज ऑर्डर किए। जब मीट आया तो सर्वर ने पूछा कि क्या हमें ग्रिल करने में मदद चाहिए। क्लोई ने बिना एक पल सोचे मना कर दिया, नहीं थैंक्स, मैं अपने हबी के लिए खुद ग्रिल करूंगी। पिछली बार मैंने एक दूसरी प्रोफेसर को उनके हस्बैंड के साथ बारबेक्यू खाते देखा था। वहाँ वाइफ अपने हस्बैंड के लिए मीट ग्रिल कर रही थी। अगर दूसरों के हबी के लिए ऐसा होता है तो मेरे हबी के लिए भी होना चाहिए। कैसी अजीब सोच है मेरी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। चाहे उसे जलन ही क्यों ना हो रही हो, मीट ग्रिल तो मुझे उसके लिए करना चाहिए था। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। उसे सच में ग्रिल करना नहीं आता था। उसकी गोरी सी उंगलियां लगभग तपती हुई ग्रिल को छूने ही वाली थीं कि मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी नाजुक त्वचा पर हल्का सा लाल निशान बन चुका था। वह देखकर ही डर लग रहा था। हम हाथ पकड़ रहे हैं। हबी मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। अगर हबी मुझे किस भी कर दें तो कितना अच्छा होगा। हम हाथ पकड़ रहे हैं। हबी मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। अगर हबी मुझे किस भी कर दें तो कितना अच्छा होगा। मैंने घबराकर पूछा, दर्द हो रहा है? क्या स्टाफ से बर्न क्रीम मंगवाऊं या बाहर जाकर तुम्हारे लिए ले आऊं? उसने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूँ, इतना भी दर्द नहीं हो रहा। क्लोई ने धीरे से अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ा लिया। ऐसा नहीं था कि वह मुझे छूना नहीं चाहती थी, बस मेरी नजरों के सामने वह इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। उसके मन में चाहे कितनी भी बेबाक बातें चलती हों, असलियत में वह बहुत शर्मीली थी। इस बार मैं उसके मन की बातें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे की झिझक साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर भी मेरी नजर बार बार उसी के हाथ पर जा रही थी। आखिर मैंने सर्विस बेल दबा ही दी। अच्छी बात थी कि रेस्टोरेंट में बर्न क्रीम मौजूद थी। क्लोई ने क्रीम लेकर खुद ही अपने हाथ पर लगा ली। जब सर्वर ने फिर पूछा कि क्या हमें मदद चाहिए, तो वह शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। वह मुझे इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उल्टा खुद ही शर्मिंदा हो गई। मैंने सर्वर को फिर परेशान नहीं किया। मैंने टोंग्स उठाए और आसानी से मीट ग्रिल करने लगा। क्लोई मेरी सफाई और स्किल को ध्यान से देखती रही। जब मीट अच्छी तरह पक गया और उसमें से रस निकलने लगा तो मैंने पके हुए पीसेज उसके बोल में रख दिए। तब जाकर
वह जैसे होश में आई और धीरे से पूछ बैठी, तुम यह सब इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कॉलेज के समय मैंने 1 महीने तक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काम किया था। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। उसने पूछा, क्या उसी समय प्रोफेसर विटमोर और बाकी लोग चाहते थे कि तुम मेजर बदलकर एकेडेमिया में आ जाओ? मैंने सिर हिलाया। जब तक मैं खुद अपना पेट भर सकता हूँ, मैं एकेडेमिया में नहीं जाऊंगा। फिर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? यह बात मेरे फ्रेशमैन ईयर की थी, बहुत पुरानी बात थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। क्लोई घबरा गई। उसने आराम से बात करते करते अनजाने में यह बात कह दी थी। वह कहना चाहती थी कि उसने यह मेसन से सुना था, लेकिन मेरी सवाल करती नजरों के सामने कुछ पल चुप रही। फिर धीरे से बोली, मैं पहले तुम्हारा सोशल मीडिया फॉलो करती थी। जब तुम फ्रेशमैन थे तब मैं पहले ही ओवरसीज जा चुकी थी। उस समय मैं वहाँ सॉफ्टमोर थी। मुझे पहले से पता था कि मेरी पत्नी कमाल की है, लेकिन उसकी यह बात सुनकर मैं फिर भी हैरान रह गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमाल की हो। हबी से तारीफ सुनते ही क्लोई के गाल फिर लाल हो गए। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, असल में मेरे ओवरसीज जाने से पहले हम मिल चुके थे। तुमने मुझे खोया हुआ एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा समझ लिया था, फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले गए थे। मैंने हैरानी से पूछा, सच में ऐसा हुआ था? उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, मैं बस तब तक बड़ी नहीं हुई थी, मैं पहले से ही 9th ग्रेड में थी। मैंने हंसते हुए कहा, वो तो बस एक छोटी सी मदद थी, मैं उसे इतने साल तक क्यों याद रखता? क्लोई थोड़ी उदास हो गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। उसने संक्षेप में पूरी बात बताई। उस सेमेस्टर में ब्रुकफील्ड प्रेप की अपर स्कूल और 9th ग्रेड की क्लासेस कुछ समय के लिए हाई स्कूल कैंपस में चल रही थीं, क्योंकि मिडिल स्कूल बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया था। बिल्डिंग का जिक्र सुनते ही मुझे धुंधली सी याद आने लगी। मैंने सामने बैठी उस समझदार और आत्मविश्वासी महिला को देखा और यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने कभी उसे एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा समझ लिया था। वह उस समय सच में बहुत छोटी रही होगी। क्लोई ने धीरे से कहा, मैंने एक ग्रेड स्किप किया था और तब तक मेरी हाइट भी नहीं बढ़ी थी। सच में मैं उस समय एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से ज्यादा बड़ी नहीं लगती थी, इसीलिए तुम्हारी गलती पूरी तरह गलत भी नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम बचपन में बहुत ही प्यारी रही होगी। क्लोई एकदम चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे हमेशा से एक प्यारी सी छोटी बहन चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन लेकर गया था तो सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत क्यूट रही होगी, नहीं तो उस उम्र में मैं किसी और के लिए इतना झंझट नहीं करता। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अब भी साफ पता चलता है कि तुम बचपन में कितनी प्यारी रही होगी। आज तुम इतनी खूबसूरत हो तो उस समय कितनी ज्यादा प्यारी रही होगी। मैं तुम्हारी सिर्फ छोटी बहन नहीं बनना चाहती, मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहे। मैंने जल्दी से समझाया, अरे मैं तो बस तुलना कर रहा था, मेरा मतलब यह नहीं था कि मुझे सच में छोटी बहन चाहिए। उसके लाल हुए चेहरे को देखते हुए मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि शायद ऐसी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। अभी अभी मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि जिस अपर क्लासमैन के बारे में मेरी पत्नी इतने सालों से सोचती रही थी वह मैं ही था। क्लोई अभी भी अपनी ही कही हुई बात पर शर्मिंदा थी। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके लिए बार्ली टी का 1 कप डाला और धीरे से कहा, असल में ओलिविया से तुमने जो मेरी पसंद के बारे में पता करवाया था उसमें थोड़ी गलती थी। मुझे अलूफ और इंटेलेक्चुअल औरतें पसंद नहीं हैं। क्लोई की आंखें एकदम फैल गईं। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उन्हें पता चल गया। उन्हें पता है कि मैं प्रिटेंड कर रही थी। उन्हें सब कुछ पता चल गया। मैं कितनी बेवकूफ लग रही हूँ। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि अब समझ आ गया है। क्यों ना तुम फिर से अपने असली रूप में रहना शुरू करो। आखिर हमारी शादी हो चुकी है, हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है। डिनर के बाद घर लौटते समय क्लोई के मन में बस एक ही बात घूम रही थी। हबी को सब पता चल गया। उन्हें पता है कि मैं प्रिटेंड कर रही थी। उन्हें सब पता है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, लेकिन उसकी यही बातें सुनकर भी मैं कार में मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। क्लोई के साथ रहते ही मेरी सारी थकान गायब हो जाती थी। अब मुझे सच में उसके असली रूप को देखने का इंतजार होने लगा था। घर पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि क्लोई ने अचानक मुझे आवाज दी। उसने झिझकते हुए कहा, मैं पूरी तरह प्रिटेंड नहीं कर रही थी। अपने स्टूडेंट्स के सामने मैं सच में ऐसी ही रहती हूँ, लेकिन जिन लोगों के मैं करीब होती हूँ उनके सामने मैं काफी प्लेफुल हो सकती हूँ। मुझे डर था कि शायद तुम्हें वो रूप पसंद नहीं आएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक कैसे पता चलेगा? उसने हल्का सा सिर हिलाया। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी शुरुआत कर देगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो डाइनिंग टेबल पर गरम गरम ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। उसके पास एक स्टिकी नोट भी रखा था। उस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग हबी, आज मेरी क्लास है इसलिए मैं पहले स्कूल चली गई। ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, खाने से पहले इसे गर्म कर लेना। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जल्दी ऑफिस पहुंच गया। दोपहर तक मैं काम में पूरी तरह व्यस्त था कि तभी अचानक क्लोई का कॉल आया। उसने बताया कि उसने लंच बनाया है और वह मेरे लिए लेकर आ रही है।
थोड़ी देर बाद क्लोई लंच बॉक्सेस लेकर मेरे ऑफिस पहुंच गई। नीचे मेरे एम्प्लॉइज से मिलते समय उसके चेहरे पर वही शांत और सलीकेदार भाव थे, लेकिन जैसे ही वह मेरे ऑफिस के अंदर आई उसका चेहरा एकदम खिल उठा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे कोई भोली सी बच्ची हो। मेरा काम खत्म होने के बाद हम दोनों सोफा पर साथ बैठ गए और लंच खाने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। शादी के बाद हम दोनों इतने व्यस्त रहे थे कि कभी घर पर साथ खाना बनाने का मौका ही नहीं मिला। जब भी साथ खाना खाते थे बाहर ही चले जाते थे। क्लोई मुस्कुराकर बोली, मैं बहुत छोटी उम्र में ओवरसीज चली गई थी, इसलिए मुझे हर काम खुद सीखना पड़ा। जब मैं एडल्ट हुई तब मॉम वापस घर लौट गईं और मेरे साथ रहना बंद कर दिया। उसके बाद खाना बनाना भी मुझे खुद ही सीखना पड़ा। मैंने महसूस किया कि कल सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद से क्लोई ने खुद को जबरदस्ती रिजर्व्ड रखना छोड़ दिया था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगी थी और जब वह मुस्कुराती थी तो और भी छोटी लगती थी, जैसे कोई ऐसी लड़की जो कभी पूरी तरह बड़ी ही ना हुई हो। लंच खत्म होने के बाद क्लोई का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी उसने बिना झिझक सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। मैं भी उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो गया। अचानक हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए। क्लोई एकदम ठिठक गई और धीरे से मेरी तरफ देखने लगी। मैं शर्मीली हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। हनी, तुम सच में बहुत क्यूट हो। हबी ने मुझे क्यूट कहा। क्लोई ने अपने होंठ भींच लिए। वह मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा। मैंने तो तुम्हें हनी कह दिया, अब तुम्हें भी मुझे हबी कहना चाहिए, है ना? मैंने देखा कि उसने अपने सफेद दांतों से धीरे से अपना निचला होंठ काट लिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने उसे जरा भी मजबूर नहीं किया। मैं मुड़ा और उसी सुबह खरीदी हुई बर्न क्रीम ड्रॉअर से निकाल लाया। मैंने पूछा, अब भी हाथ में दर्द है? जब क्लोई ने देखा कि मैं उसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तो वह समझ ही नहीं पाई कि उसे राहत महसूस हो रही है या निराशा। उसने अपने मन में मुझे सैकड़ों बार हबी कहा था, लेकिन आमने सामने वह एक बार भी नहीं कह पा रही थी। मैंने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, लैब में तुम्हें हर समय हाथों से काम करना पड़ता है, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? क्रीम लगा लो। क्लोई ने बस पलकें झपकाईं, फिर जैसे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा दायां हाथ है, मेरा बायां हाथ इतना फुर्तीला नहीं है। क्या तुम मेरे लिए क्रीम लगा दोगे? मैंने उसके बढ़ाए हुए हाथ की तरफ देखा। एक पल के लिए मेरा मन हुआ उसे याद दिलाऊं कि कल रात तो उसने खुद ही क्रीम लगा ली थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बड़ी बड़ी उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखती रही। हबी के हाथ कितने गर्म हैं, लगता है मेरा हाथ तो पिघल ही जाएगा। जैसे मैंने सोचा था, क्रीम लगाते ही उसके मन की सारी अजीब अजीब बातें फिर मेरे कानों में गूंजने लगीं। हाथ पकड़ने से लेकर हक करने तक, फिर हबी के साथ बीच वेकेशन, जहां हबी मेरे ऊपर सनस्क्रीन लगा रहे हैं। उसके मन की रफ्तार किसी रॉकेट से भी तेज चल रही थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और पूरी शांति से उसके हाथ पर क्रीम लगा दी। क्लोई का चेहरा इतना लाल हो गया था कि लगा जैसे अभी खून निकल आएगा। उसने अपने हाथ की पीठ पर बची हुई हल्की सी लाली को देखा और धीरे से कहा, अच्छा हुआ कि मैंने कल रात ही तुरंत इलाज कर लिया था, छाला नहीं पड़ा। मैंने उसका हाथ उठाया और अपने होंठों के पास लाकर उस पर हल्के से फूंक मारी। मेरी गर्म सांस क्रीम लगी हुई त्वचा पर पड़ी और वहां हल्की सी ठंडी अनुभूति छोड़ गई। मैंने तुरंत कहा, ओह सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ये तो बस आदत है। क्लोई ने धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ। मैं खड़ा हुआ और उसके लंच बॉक्सेस उठा लिए। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, आज दोपहर मेरी मीटिंग है, इसलिए शायद मैं तुम्हें घर तक ड्राइव करके नहीं छोड़ पाऊंगा। क्लोई चुपचाप मेरे साथ चलने लगी। इस बार उसके मन की बातें हैरानी की बात थी कि लगभग पूरी तरह शांत थीं। मेरी कंपनी अभी बढ़ती हुई एक छोटी सी कंपनी थी। इस समय आमतौर पर एम्प्लॉइज लंच ब्रेक पर होते थे, इसलिए ऑफिस लगभग खाली रहता था। लेकिन आज जैसे ही मैंने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला, पूरा ऑफिस लगभग भरा हुआ मिला। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। हमारी किसी रेगुलर मीटिंग में भी कभी इतने लोग नहीं होते थे। अचानक सबकी नजरें क्लोई पर टिक गईं। हबी के एम्प्लॉइज कितनी मेहनत करते हैं, क्या ये सब हमें देख रहे हैं? क्या इन्हें लगता है कि हम दोनों अच्छे कपल लगते हैं? अगर मुझे पता होता कि इतने लोग देखेंगे तो मैं कुछ और अच्छा पहन कर आती। कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इसमें नई हूँ, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं कुछ और बार ऑफिस आऊंगी। हबी को बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब उन्हें बुरा नहीं लगेगा, बस तय रहा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो अपने ही दिमाग में पूरा नाटक किए जा रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो इन्हें इग्नोर करो, शायद ये सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि मेरी वाइफ कैसी दिखती है। मैंने हल्के से अपना हाथ उसके कंधों के पीछे रखा। मैंने उसे पूरी तरह छुआ भी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह असहज न महसूस करे। लेकिन तभी क्लोई अचानक रुक गई और जानबूझकर एक छोटा सा कदम पीछे हटकर सीधे मेरी बाहों के अंदर आ गई। उसका गर्म शरीर मेरे बाजू से लग गया और मेरा पूरा एक हिस्सा गर्म हो उठा।
उन्होंने मुझे हग किया। हबी कितने जेंटलमैन हैं, वो हर चीज इतनी मुश्किल बना देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं खुद आगे बढ़ूंगी। हाँ, क्या हबी के एब्स सच में इतने अच्छे होंगे? जरूर होंगे। पता नहीं मुझे उन्हें छूने कब देंगे। अगर छूने नहीं देंगे तो कम से कम एक बार देखने ही दे दें। मैंने पूछा, तुम कार चलाकर आई थी? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ। मैं खुद घर चली जाऊंगी। मैं उसकी कार को जाते हुए देखता रहा, फिर वापस ऑफिस के अंदर लौट आया। ऑफिस से निकलने के बाद क्लोई सीधे घर नहीं गई, वह ओलिविया से मिलने चली गई। पिछली बार जो आउटफिट उसने खरीदा था वह अभी भी उसकी क्लोजेट के सबसे नीचे रखा हुआ था। उसने उसे कभी पहना ही नहीं था। रोमांस के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे सच में किसी एडवाइजर की जरूरत थी। ओलिविया एक टिपिकल ट्रस्ट फंड किड थी। उसका परिवार बहुत अमीर था, इसलिए उसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। वह इंटरनेट पर एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर भी बन गई थी, जहां वह मेकअप टिप्स और रेस्टोरेंट्स की वीडियोस शेयर करती थी। किसी ने कहा, क्लोई, ओलिविया अपनी हमेशा वाली जगह पर है। उसने जवाब दिया, थैंक्स। ओलिविया ने मुस्कुराकर कहा, हे गॉर्जियस, क्या लोगी और अभी कहाँ से आ रही हो? क्लोई ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता? ओलिविया हंस पड़ी। क्लोई ने कहा, मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ डिनर करके सीधे तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे लिए कॉफी नहीं, हबी ने अभी मुझे टी पिलाई है। ओलिविया ने मजाक में कहा, तो तुम यहाँ सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ का दिखावा करने आई हो? समझ नहीं आता ईथन खुद को कैसे रोक लेता है। इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की से 2 साल पहले शादी की और अभी तक इतने सीधे बने हुए हैं। मुझे मेसन से पूछना पड़ेगा कि कहीं वो सिर्फ दिखावे के हीरो तो नहीं। उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। तुम लोगों की शादी को पूरे 2 साल हो गए और अभी तक ऐसे मासूम बने हुए हो। मुश्किल से हाथ तक पकड़ते हो। अगर कोई और तरीका काम नहीं करता तो सीधे आगे बढ़ो, बाकी पेपर वर्क बाद में देख लेना। क्लोई ने धीरे से कहा, हाँ, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन ईथन, मुझे लगता है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ओलिविया ने तुरंत कहा, रिस्पेक्ट का इससे क्या लेना देना? तुम रोज उनके सामने रहती हो और फिर भी वो खुद को रोक लेते हैं। इसका और क्या मतलब हो सकता है? क्लोई ने तुरंत सिर हिलाया। मेरे हस्बैंड में कोई समस्या नहीं है, ऐसा मत कहो। ओलिविया ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई। मेरा वो मतलब नहीं था। चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाती हूँ जो एडल्ट्स को देखनी चाहिए। क्लोई घबरा गई। मुझे लगता है कि पहले मुझे कोई ठीक सा बहाना चाहिए। मैं अभी ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओलिविया ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे आगे बढ़ोगी? अगले महीने समर ब्रेक शुरू हो रही है। उसी बहाने उसे ट्रिप पर ले जाओ। एक ऐसा रूम बुक करना जिसमें सिर्फ एक बड़ा बेड हो, फिर तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। क्लोई ने सिर हिलाया। मेरा बर्थडे सितंबर में है और ईथन का मार्च में। वो तो बहुत दूर है। नहीं, समर ब्रेक में उनकी कंपनी बहुत बिजी रहेगी। उनके पास ट्रैवल करने का समय नहीं होगा। ओलिविया ने आखिर कहा, तो फिर खुद पहला कदम उठाओ। थोड़ा ज्यादा साफ साफ इशारा करो। इस स्टेलमेट को हमेशा के लिए खत्म कर दो। क्लोई ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। मैं पूरे दिन काम में डूबा रहा और डिनर के लिए भी घर नहीं जा पाया। मैंने अपने एम्प्लॉइज के साथ ऑफिस में ही फास्ट फूड खा लिया। जब तक काम निपटा रात के 8 बज चुके थे। फिर भी ऑफिस में बहुत से लोग अब भी ओवरटाइम कर रहे थे। आमतौर पर इस समय मैं भी डेस्क पर रखी कम जरूरी फाइल्स निपटाता था, लेकिन आज मेरा ध्यान बार बार दोपहर वाले दृश्य पर जा रहा था जब क्लोई मुस्कुराते हुए 10 लंच बॉक्सेस उठाकर मेरी तरफ चली आ रही थी। आखिरकार मैंने तय किया कि आज घर चला जाता हूँ। मैं ऑफिस से निकला, कार में बैठा और कुछ पल सोचने के बाद क्लोई को कॉल किया। उसने तुरंत फोन उठा लिया। मैंने पूछा, लेट नाइट स्नैक खाने चलोगी? उसने कहा, मैं अभी घर आ रहा हूँ लेकिन मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या आज रात हबी के साथ लेट नाइट स्नैक खाने का मौका छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। उनके घर आने के बाद हम साथ बाहर जाएंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने रियर व्यू मिरर में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और बेबसी से सिर हिला दिया। ईथन, तुम रिश्तों के मामले में सचमुच बिल्कुल अनाड़ी हो। मैं जल्द ही घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा क्लोई सोफा पर बैठी थी। मुझे देखते ही वह तुरंत खड़ी हो गई। तुम आ गए? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं आ गया। उसने मुझे मीठी सी मुस्कान दी। पहले शावर लोगे? मैंने कहा, अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई। अगले ही पल उसके मन की आवाज सुनाई दी। आज मैंने जानबूझकर स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर वाला लुक अपनाया है। पता नहीं हबी को पसंद आएगा या नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने पूछा, एसी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? इस बार मैंने बिल्कुल भी झिझक नहीं की। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हल्के से थपकी दी। क्लोई को लगा जैसे मैंने उसकी सारी बातें पढ़ ली हों। मेरी बात से शर्मिंदा होकर उसने सिर हिलाया। नहीं, सब ठीक है। मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा ठंड न लगे। मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। मैंने कहा, तो मैं शावर नहीं लूंगा। कुछ कदम चलने के बाद मैं अचानक पलटा और उसकी तरफ देखकर बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर मैं ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचने के बाद भी नीचे से उसकी खुशी भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह बार बार यही दोहरा रही थी कि हबी ने मेरी तारीफ की।
वह किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने साधारण सी टी शर्ट और जीन्स पहन ली। जब मैं नीचे आया तो क्लोई भी कपड़े बदल चुकी थी। संयोग से हम दोनों ने ही टी शर्ट पहनी थी, मेरी ब्लैक और उसकी व्हाइट। साथ में हम बिल्कुल मैचिंग कपल आउटफिट्स जैसे लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या खाना चाहोगी? उसने कहा, काफी देर हो गई है, कांजी खाने चलें? कॉम्प्लेक्स के सामने नई कंजी शॉप खुली है, अच्छी लग रही है। मैंने पूछा, क्या तुम अक्सर लेट नाइट खाने बाहर जाती हो? उसने सिर हिलाया, कभी कभी। अगर लैब से बहुत देर हो जाए या रात को पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए तो एक बोल खाने चली जाती हूँ। शाम की ठंडी हवा उसके बालों के सिरों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। मैं और क्लोई गर्मियों की उस रात साथ साथ चल रहे थे। मौसम बेहद सुहावना था। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। हमारे मन भी उतने ही शांत और उजले थे। क्लोई रास्ते के किनारे बनी दुकानों की तरफ इशारा करके मुझे बड़े मन से उनके बारे में बताती जा रही थी। तभी मुझे हमारी शादी के शुरुआती दिन याद आ गए। ईथन, लेट नाइट स्नैक खाने चलोगे? उस समय मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा था, नहीं, मेरा डेडलाइन है, तुम अकेली चली जाओ। तब मैं उसके लिए एक पल निकालना भी जरूरी नहीं समझता था। ये याद आते ही मैंने अनायास उसे थोड़ी देर और देख लिया। वह रुक गई और सहज ही अपने चेहरे को छूने लगी। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लोग तुम्हें हमेशा बताते होंगे कि तुम कितनी खूबसूरत हो। कुछ ही सेकंड में क्लोई का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं और वह हकलाते हुए बोली, सच? सच में? फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? वैसे भी तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा, है ना? मैंने उसकी तरफ देखकर ईमानदारी से कहा, मुझे लड़कियों के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे डर था कि कहीं जल्दी करने से तुम डर ना जाओ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस सीधे कह दिया करो। आखिरकार हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। उसने खुशी से हमारे जुड़े हुए हाथों को हल्के हल्के झुलाया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा उसने मेरी बात का आधा भी ध्यान नहीं दिया। वह इतनी शर्मा गई थी कि शायद ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही हम बैठकर खाने लगे, उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुमने कहा था कि मैं सीधे सीधे बोल सकती हूँ तो मैं बोलती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, फिर भी सिर हिलाकर बोला, हाँ बोलो। उसने बिना किसी घुमाव के कहा, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेबी जल्दी हो। मैंने उसे सच में सीधे बोलने को कहा था, लेकिन उसने तो सीधा बच्चे की बात ही शुरू कर दी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे और क्लोई के बीच सबसे बड़ा फर्क यही था। वह सचमुच बहुत मासूम थी। ऐसा नहीं कि वह ना समझ थी, बल्कि उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मेरी जिंदगी बिजनेस की लड़ाइयों में बीती थी, जबकि उसकी सोच बिल्कुल सीधी और साफ थी। जब मैं कुछ नहीं बोला तो क्लोए ने उलझन से सिर तिरछा किया और उसके मन की आवाज फिर गूंज उठी। क्या मैंने ज्यादा सीधे बोल दिया? लेकिन इसे घुमा फिराकर कहने का कोई तरीका भी तो नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, क्या तुम भूल गए कि कल हमें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ डिनर करना है? हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हम एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन फिर भी हम हर महीने मेरे पेरेंट्स के साथ खाना खाते थे। मुझे याद है, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। कल दोपहर तुम्हारी कोई क्लास नहीं है ना? नहीं, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस पहले से बता रही हूँ, हो सकता है कल तुम्हारे पेरेंट्स फिर से बच्चों की बात छेड़ दें। हबी को मेरा स्केड्यूल याद है। इसका मतलब है कि उन्हें मेरी परवाह है। अगर उन्हें मेरी परवाह है तो मैं उनके दिल में हूँ, और इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद करते हैं। अब जब मैंने हबी को पहले ही बता दिया है, तो जब उनके पेरेंट्स हम पर बेबी के लिए दबाव डालेंगे तब वो मुझे दोष नहीं देंगे। पहले हम कहते थे कि हम दोनों बहुत बिजी हैं, लेकिन अब शायद वो इस बहाने पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे पेरेंट्स पहले से ही हम पर बच्चे के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैंने एक बार भी उसके बारे में नहीं सुना था। इसका मतलब था कि क्लोई अब तक मुझे उन सब बातों से बचाती रही थी। तभी मिट्टी के बर्तन में सी फूड कांजी आ गया। उठती हुई भाप के बीच मैंने क्लोई को विनम्रता से सर्वर का धन्यवाद करते देखा। कभी कभी मुझे सच में लगता था कि इस मासूम और चिपकू लड़की के अंदर असाधारण ताकत और दयालुता छिपी हुई है। अगर मेरे पेरेंट्स फिर से बच्चों की बात करें तो उनसे कह देना कि मुझसे बात करें, या बस कह देना कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर क्लोई कुछ पल के लिए रुक गई, फिर हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, इतनी भी बुरी बात नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स समझदार हैं। उन्हें बस इतना पता है कि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हमने कभी बच्चों की बात नहीं की। शायद वो सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक हबी के बेड तक भी नहीं पहुंची। ये सोचते ही मेरा सारा अपराध बोध गायब हो गया और मैं हंस पड़ा। मैंने सिर उठाकर क्लोई की तरफ देखा, जो बड़ी उत्सुकता से मुझे देख रही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक उसकी तरफ देखूंगा। वह फिर से ठिठक गई, फिर शर्माकर खिड़की की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, तुमने कहा था कि तुम विदेश में अकेली रहती थी, क्या तुम्हें बहुत पर्सनल स्पेस चाहिए? उसने जवाब दिया, तब मैं छोटी थी। कुछ समय तक मेरी मॉम मेरे साथ रही। जब मैं बड़ी हो गई और विदेश की जिंदगी की आदत हो गई, तब मैं अकेले रहने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और उसके मन में उम्मीदें उमड़ रही थीं। हबी अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहीं मैं ज्यादा ही सोच तो नहीं रही? मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है, लेकिन अगर हबी मुझे अपने रूम में आने को कहें तो शायद मैं मान जाऊं। रात काफी हो चुकी है, सपने देखने में क्या बुराई है। आज हबी इतने प्यारे क्यों लग रहे हैं?
मैं तो अभी इसी वक्त उनके रूम में शिफ्ट होना चाहती हूँ। उसके मन की बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आखिर इतनी सम्मानित प्रोफेसर हर दिन इतना शरारती दिमाग कैसे रख सकती थी। हालांकि यह काफी प्यारा भी था। मैं उसे मन ही मन यह सोचते हुए देखता रहा कि अगर वह मेरे साथ रहने लगेगी तो कौन सा पिजामास पहनेगी। फिर मैंने कहा, तो क्या तुम मेरे रूम में आकर मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना रूम शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। क्लोई की पहले से बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। वह मुझे बस घूरती रह गई, जैसे सदमे में हो और कोई प्रतिक्रिया ही न दे पा रही हो। बेशक, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। मुझे बस लगा कि हमारी शादी हो चुकी है। उसके मुंह से अचानक मूव शब्द निकल गया और उसने शर्म से तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसने नजरें झुका लीं, जैसे मेरी तरफ देखने की हिम्मत ही न हो। मेरा मतलब, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अगर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही रूम शेयर करना सही रहेगा। मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट होना चाहती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, चिंता मत करो। तुम्हारे मेरे साथ रहने के बाद भी जब तक हमारा रिश्ता उस मुकाम तक नहीं पहुंचता, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब? तुम कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करोगे? क्या मेरा वजन बढ़ गया है? क्या मैं अब उतनी सेक्सी नहीं रही? मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि तुम कुछ करोगे। मुझे तो इस बात से डर लगता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे। कोई बात नहीं, पहले मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, बाद में कुछ न कुछ सोच लूंगी। मुझे कोई तरीका निकालना ही होगा। ब्लैक, व्हाइट या न्यूड स्टॉकिंग्स। मैंने कहा, चलो खाना खाते हैं। सीफूड कॉन्जी ठंडा हो जाए तो उसका स्वाद खराब हो जाता है। कल मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर के बाद शिफ्ट होने की बात करेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम कहो, पहले खाना खाओ, कॉन्जी ठंडा हो रहा है। खाना खाने के बाद हम आराम से पैदल घर लौटे। ज्यादा देर नहीं हुई थी। सड़कें अभी भी गाड़ियों और लोगों से भरी हुई थीं। हम काम, जिंदगी और अपनी अपनी पसंद की बातों पर यूं ही बातें करते रहे। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसके मन की बातें सुने बिना भी हम बहुत अच्छी बातचीत कर सकते थे। सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। घर पहुंचने के बाद हम एक एक करके ऊपर चले गए। गुड नाइट। उसके मन में फिर आवाज आई, क्या हबी सच में आज रात मुझे अपने रूम में नहीं बुला रहे? मेरे पास ज्यादा सामान भी नहीं है, वो अभी मुझे साथ ले जा सकते हैं। इस बार मैंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे भी थोड़ा समय चाहिए था इस बात को स्वीकार करने के लिए कि अब कोई मेरे साथ एक ही बेड शेयर करने वाला है। अगले दिन मैं पूरे दिन ऑफिस में काम करता रहा, लेकिन समय पर घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक फ्लावर शॉप दिखी तो मैं रुककर रोजेस का एक बुके खरीद लिया। घर पहुंचा तो क्लोई तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मॉम को लिलीज पसंद है। मुझे लगा ये प्रोफेसर विटमोर के लिए हैं। मैंने कहा, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ट्यूलिप्स पसंद है। आज वहाँ ट्यूलिप्स नहीं थे। अगली बार तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। ये रोजेस तुम्हारे लिए हैं। वह चौंक गई। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद है? उसकी आंखें चमक उठी। मुझे बहुत पसंद है, सच में बहुत पसंद है। हबी ने मुझे पहली बार फूल दिए हैं। मुझे इन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखना होगा। मैं इन्हें कैंपस ले जाऊंगी, प्रिजर्व करूंगी और अपने ऑफिस में रखूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें इतने पसंद हैं तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन फूल लाऊंगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। जरूरत नहीं, वो बहुत फिजूल खर्ची होगी। एक बुके 1 या 2 हफ्ते तक चल सकता है। क्या तुम मुझे हर हफ्ते एक बुके दे सकते हो? तुम्हारे दिए हुए फूल मुझे पूरे हफ्ते खुश रख सकते हैं। उसके ये शब्द मेरे दिल पर ऐसे लगे जैसे किसी शांत झील में छोटा सा कंकड़ गिर गया हो। मेरे दिल में लहरें उठ गईं और मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। तो फिर खुश रहने वाली प्रोफेसर बेनेट अब मेरे साथ घर चलेगी। उसे प्रोफेसर बेनेट कहने वाले लोग बहुत थे, लेकिन जब ईथन उसे इस नाम से बुलाता था तो उसमें हमेशा अपनापन और हल्की सी छेड़खानी महसूस होती थी। बिल्कुल। उसने बहुत सावधानी से फूलों को मेज पर रखा और प्यार से उनकी पंखुड़ियों को सहलाने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। यह 999वीं बार था जब क्लोई फिर से ईथन पर फिदा हुई थी। जल्द ही यह 1000वीं बार होने वाला था। यह 999वीं बार था जब क्लोई फिर से ईथन पर फिदा हुई थी। जल्द ही यह 1000वीं बार होने वाला था। पहले जो 998वीं बार मैंने सुना था, उसके अलावा यह अब तक का उसका सबसे सच्चा ख्याल था। मैं उसकी पतली सी परछाई को देखता रहा और मेरा पहले से ही बेचैन दिल और तेज धड़कने लगा। चलें, अगर हम देर करेंगे तो मेरे पेरेंट्स चिंता करेंगे। क्लोई अभी भी फूलों की पंखुड़ियों को छू रही थी और पहले से भी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। फिर वह मुड़ी और एक छोटे खरगोश की तरह उछलते हुए मेरी तरफ आई। क्या हम हाथ पकड़ सकते हैं? ये 4 शब्द सुनते ही क्लोई वहीं ठिठक गई। उसने मेरे आगे बढ़े हुए गर्म हाथ को देखा और बिना एक पल गंवाए अपना हाथ उसमें रख दिया। हालांकि शायद वह नहीं चाहती थी कि मैं इतना ज्यादा जेंटलमैन बनूं। कभी कभी सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श ही उसे घंटों तक खुश रखने के लिए काफी था। मेरे पेरेंट्स का घर हमसे ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता था। जब मैं क्लोई का हाथ पकड़कर अंदर गया तब प्रोफेसर विटमोर अपने फूलों में पानी दे रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर छेड़ा, अरे हिज हाइनेस घर आ गए। तभी उनकी नजर हमारे मजबूती से जुड़े हाथों पर पड़ी और उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्लोई, इधर आओ। मॉम देखे कहीं तुम फिर से दुबली तो नहीं हो गई? मॉम,
क्लोई ने मीठी आवाज में उन्हें पुकारा। हालांकि मेरा हाथ छोड़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वह आज्ञाकारी बेटी की तरह उनके पास चली गई। सीरियसली मॉम, क्या आपका पक्षपात इससे भी ज्यादा साफ हो सकता है? वो क्लोई है और मैं हिज हाइनेस। क्या डबल स्टैंडर्ड है? हाँ। उनकी स्नेह भरी आवाज सुनकर क्लोई शर्मा गई। उसने संकोच से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। वह तो हल्की सी छेड़छाड़ पर भी लाल हो जाती थी। उसने फिर से शर्माते हुए मेरी तरफ देखा और मैंने फिर वही आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। सच में वह जरा सी बात पर भी शर्मा जाती थी। हमारी क्लोई की स्किन कितनी गोरी है। धूप में जल मत जाना। ईथन, जाओ किचन में अपने डैड की मदद करो। क्लोई तुरंत बोली, मॉम मुझे करने दीजिए। ईथन अभी अभी काम से लौटे हैं, वो जरूर थके होंगे। हबी अभी काम से लौटे हैं, ये लोग उनसे खाना कैसे बनवा सकते हैं? मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या हबी खाना बना भी सकते हैं? अरे नहीं, अब तो मैं उनका बनाया खाना चखना चाहती हूँ। मुझे पता था कि मॉम जानबूझकर मुझे वहाँ से भेज रही थी ताकि वह अकेले में क्लोई से बात कर सकें। ठीक है, खाना मैं बनाता हूँ, आप लोग आराम से बैठकर इंतजार कीजिए। हाँ, हबी सच में खाना बना सकते हैं। थैंक यू हबी, घर जाकर मैं आपको मैसाज दूंगी। लेकिन अगर हबी ने मैसाज ही नहीं करवाना चाहा तो? अब मुझे बेसब्री से इंतजार था कि आज रात वह उस मैसाज वाली बात कैसे शुरू करेगी। अरे, हिज हाइनेस आ गए। खाना बनाने के लिए धन्यवाद डैड। हाँ, क्लोई जाओ लिविंग रूम में आराम करो। मैंने तुम्हारी पसंदीदा गार्लिक रिब्स बनाई हैं। ठीक है, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरे पेरेंट्स जिस तरह क्लोई के साथ पेश आ रहे थे, उसे देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि शादी के 2 साल से ज्यादा समय बाद यह पहली बार था जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया। इस घर में मेरी वाइफ मुझसे कहीं ज्यादा लोकप्रिय थी। डैड मुस्कुराए। क्या देख रहे हो? वो तो कब की जा चुकी। तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई हो। डिनर खुशी खुशी चल रहा था। तभी प्रोफेसर विटमोर ने अपना फोर्क नीचे रखा और सीधे मेरी तरफ देखकर बोली, ईथन, मेरा दिल धक से रह गया। मुझे कुछ अच्छा होने का एहसास नहीं हुआ। मैंने सामान्य ढंग से जवाब दिया और एक गार्लिक रिब उठाकर क्लोई की प्लेट में रख दी। उसे शर्माते हुए देखना और उसके मन की खुशी सुनना डिनर को और भी मजेदार बना रहा था। प्रोफेसर विटमोर बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आ गईं। तुम अब छोटे नहीं रहे। तुम और क्लोई बेबी कब कर रहे हो? लो, बात फिर वहीं आ गई। रेबेका और एरन तो मुश्किल से एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मैं उन पर दबाव नहीं डालती। लेकिन तुम और क्लोई तो साथ रहते हो, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्लोई जल्दी से बोली, मॉम, डैड, मैं स्कूल और लैब में बहुत बिजी थी। उसके लिए बहाने मत बनाओ। मैंने यूनिवर्सिटी से तुम्हारा स्केड्यूल निकलवाया है। तुम इतनी भी बिजी नहीं थी। मैंने कहा, मॉम, पहले मैं सच में बहुत बिजी था। कंपनी नई थी, हर काम मुझे खुद संभालना पड़ता था। वो पहले की बात थी। अब क्या बहाना है? कंपनी अब स्टेबल हो चुकी है। डैड ने भी तुरंत कहा, बिल्कुल, अब क्या बहाना है? क्या हबी बेबी चाहते हैं? जब भी वो चाहें, मैं तैयार हूँ। प्रोफेसर बेनेट मुझे बिल्कुल मासूम चेहरे से देख रही थीं, जैसे उनके मन में कोई छिपा हुआ इरादा ही न हो। लेकिन उनके मन में तो पहले से ही शरारती ख्याल दौड़ने लगे थे। कितनी चालाक है ये। मैंने कहा, अब मैं पहले जितना बिजी नहीं हूँ, लेकिन हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जो होना है उसे स्वाभाविक तरीके से होने देंगे। बहुत ज्यादा दबाव डालने से बस चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। हबी का मतलब क्या है? क्या वो सच में बेबी चाहते हैं? बिल्कुल हबी, आज रात घर जाकर मैं मेडिसिन की दी हुई सारी चीजें निकाल लूंगी। हाँ, डिनर के बाद हम कुछ देर मेरे प्रोफेसर पेरेंट्स के साथ टीवी देखते रहे। थोड़ी देर बातें करने के बाद हम घर के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते मैं इंतजार करता रहा कि क्लोई मसाज वाली बात शुरू करेगी। पूरे रास्ते मैं यही इंतजार करता रहा कि क्लोई मसाज का जिक्र करेगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने मन में भी उसका जिक्र नहीं किया। घर पहुंचने के बाद मैंने जानबूझकर लंबी अंगड़ाई ली और अपने कंधे मलने लगा। इससे ज्यादा साफ इशारा शायद हो ही नहीं सकता था। जैसा सोचा था, क्लोई ने तुरंत ध्यान दे दिया। वह मुझे देखती रही, बहुत देर तक झिझकती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने स्कूल की महिलाओं से थोड़ा सा मसाज सीख लिया है। अगर आप थके हुए हैं तो क्या उसे आजमाना चाहेंगे? मैं सच में अच्छा करती हूँ। प्लीज एक बार ट्राई कीजिए हबी, प्लीज। अगर आपने मना कर दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। पता नहीं हबी को पसंद आएगा या नहीं। अगर उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया तो? मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में उड़ती सारी बटरफ्लाईज मरती जा रही हों। हबी, दरवाजा खोलिए। हबी, दरवाजा खोलिए। क्या आपको अपनी वाइफ चाहिए या नहीं? आपकी वाइफ यहाँ है, उसे अंदर आने दीजिए।